नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे। पूरे भारत के लिए गौरव का दिन है, हमारे लोकतंत्र के लिए अभिमान का दिन है, इस महान देश के लिए बड़ा दिन है। राजपथ पर जैसी कि परंपरा है, भारत की शक्ति दिखाई देगी, हमारी सेनाओं का शौर्य दिखाई देगा, हमारे वीर बहादुर जवानों को इस दिन सम्मानित किया जाएगा। लेकिन कल कुछ ऐसा भी होगा जो नहीं होना चाहिए था। कल दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। किसान सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है किसानों को, सरकार को, पुलिस को और हम सबको। सावधान इसलिए रहना है क्योंकि किसान तो अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, ताकत दिखाने के लिए ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ताकतें हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। देश विरोधी ताकतें, सरकार विरोधी संगठन, किसान विरोधी संगठन और नरेंद्र मोदी को दुश्मन मानने वाले लोग, सब के सब गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के जश्न में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। किसान संगठन और उनके नेता भी लगातार एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कि जिस मार्च में हजारों ट्रैक्टर शामिल होने के दावे किए जा रहे हों, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे, उसमें पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करना कितना मुश्किल काम है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि जिस आंदोलन का कोई एक नेता ना हो, कोई एक संगठन ना हो, कोई डेफिनेट लीडरशिप ना हो, तो फिर इस भीड़ को कंट्रोल कौन करेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कल पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए परीक्षा का, इम्तिहान का दिन है। और तीसरी बात यह कि किसान आंदोलन में शामिल संगठनों के बीच ट्रैक्टर मार्च के रूट को लेकर मतभेद शुरू हो गए हैं। कुछ संगठन हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया रूट मंजूर नहीं है। ये संगठन आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। सारे संगठन, सभी किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक एक छोटी छोटी बात पर, डिटेल पर ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने आए किसानों को ब्रीफ कर दिया गया है, उन्हें समझा दिया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के नहीं सुनना चाहते, और जो लोग नहीं सुनेंगे वो क्या करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पुलिस ने तैयारी की है, इंटेलिजेंस और सरकारी एजेंसियां एक्टिव हैं। दिल्ली पुलिस की कोशिश है गणतंत्र दिवस में किसी तरह का खलल न पड़े, देश विरोधी ताकतों को किसी तरह का कोई मौका न दिया जाए। दूसरी तरफ किसान संगठनों की कोशिश है सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं और ट्रैक्टर मार्च में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हों। आज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसी ट्रैक्टर में ट्रॉली नहीं लगाई जाएगी, किसी ट्रैक्टर पर 5 से ज्यादा लोग सवार नहीं होंगे, कोई ट्रैक्टर के बोनट पर न बैठे, ट्रैक्टर मार्च में कोई हथियार लेकर नहीं जा सकता। पुलिस ने इसकी लिखित गाइडलाइंस जारी कर दी है। और किसानों का जो मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसने भी मार्च में हिस्सा लेने वालों को बता दिया कि हथियार तो दूर, कोई किसान ट्रैक्टर मार्च में लाठी लेकर भी नहीं जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो उससे निपटने के लिए किसानों के वॉलंटियर्स पूरी तरह तैयार हैं। इनकी कोई गिनती नहीं, ये तो किसान तैयारी के साथ में आ रहा सब अपना काम से। और वो सोच रहा है कि जिसने दिल्ली की परेड नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा जीवन में। इन्हें परेड को अपने उससे जोड़ दिया किसान ने, अपने आंदोलन से, अपने खेत से जोड़ दिया तिरंगे को। और ये तो आन बान शान की लड़ाई है किसान की, इसको मजबूती के साथ में लड़ेगा। 11 बजे शुरू होगी और किस टाइम तक चलेगी वो हमें नहीं पता। हम सब निगाह रख रहे हैं कौन गलत अफवाह फैला रहा है, ठीक है।
उसको पुलिस प्रशासन और IT सेल उसको देखे, ठीक है। और कोई चीज है तो वो बतावे। हमारे हर आदमी वो पूर्ण रूप से सैनिक का काम करेगा और सबको हिदायत दे दी गई है कि अपने पड़ोसी की भी निगाह रखे कि किस तरह की उसकी गतिविधि है। हमारी जिम्मेदारी रहेगी इस वाले बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और जो हमारे जो वॉलंटियर हैं वे तीनों मिलकर कोऑर्डिनेट उसको करेंगे। सब वॉलंटियर तैयार है। किसी ने अगर भाषा का इस्तेमाल भी गलत करा तो हम तो उसको भी पकड़ते हैं। किसी के हरकत करने की तो रहा तो उसका तो इलाज करेंगे। अगर किसी ने सब गलत शब्द का इस्तेमाल भी करा तो उसका भी इलाज करेंगे। किसान संगठनों को भी इस बात की आशंका तो है कि ट्रैक्टर परेड में कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल ज्यादा संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च के उस रूट को मंजूर कर लिया है जिसे दिल्ली पुलिस ने तैयार किया था। दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर जहां से ट्रैक्टर परेड निकलनी है वहां किसान संगठनों ने 3-3 हजार वॉलंटियर्स लगाए हैं। ये वॉलंटियर्स संदिग्ध लोगों पर नजर रखेंगे। हर ट्रैक्टर पर सवार लोगों को हिदायत दी गई है कि किसी भी ट्रैक्टर पर अनजान शख्स को न बैठने दिया जाए। पूरी दुनिया की नज़र इस पे है और हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी है, तो निश्चित तौर पे हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे या होने देंगे जिससे हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगे। हमने अपने नौजवान को ये संदेश दिया, अपील की है कि अनुशासन बनाए रखें, गरिमा बनाएं इसकी, कोई भी अप्रिय घटना इसमें घटित ना हो। वॉलंटियर हमने इसमें तैनात किए हैं। हर रूट पे वॉलंटियर है हमारे, 3-3 हजार वॉलंटियर हर रूट पे हैं। बैड एलिमेंट का तो कोई आदमी गारंटी नहीं ले सकता। आपको पता है मंदिर में जेब कतरे भी जाते हैं, तो निश्चित इसी बात की मैं कह रही हूँ कि आपको लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं मंदिर में भी जेब कतरे पहुंच जाते हैं, तो क्या ऐसे एलिमेंट्स कोई गड़बड़ी फैला सकते हैं? इस तरह की कोई आशंका नहीं, हम आशंका रहती है, हमेशा रहती है। कोई आदमी ये गारंटी नहीं ले सकता सोशल गैदरिंग में कि कोई बैड एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन सावधानी बरत सकता। और सावधानी के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया। हमने अपने ट्रैक्टर्स पे कहा कि कोई अननोन आदमी ना हो, कोई आपके बीच में अनजान आदमी ना हो। अगर कोई अनजान आदमी है तो उसके प्रति सतर्क हो जाए और उसको बाहर करें। मतलब ये हिदायत है हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स को। अब राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, इन दोनों की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई में किसान संगठन अपनी तरफ से एहतियात बरतेंगे, कोशिश करेंगे किस तरह की गड़बड़ ना हो, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल भी ना करे। लेकिन इन्हीं के बीच ऐसे नेता भी हैं जो पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर डाल रहे हैं। योगेंद्र यादव ने आज कहा कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की परमिशन लिखित में दी है। दिल्ली पुलिस ने लिखकर दिया कि वो ट्रैक्टर मार्च से रिलेटेड सारे इंतजामात, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करेंगे, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली में कम से कम दर्जनों प्रोटेस्ट जो हमने किए हैं, आज तक कभी हमें नो ऑब्जेक्शन पुलिस की तरफ से रिटर्न नहीं मिला। पुलिस बस आखिर में इशारा कर देती है कर लो, मगर पहली बार हमारे पास ऑफिशियल नो ऑब्जेक्शन लेटर है। सर जरा दिखा दो। बिल्कुल ऑफिशियली नो ऑब्जेक्शन दिल्ली पुलिस ने लिख के दिया है, जिसका मतलब है कि इसके सारे अरेंजमेंट करना सिक्योरिटी रिलेटेड और इमरजेंसी रिलेटेड दिल्ली पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उन्होंने खुद बोला था मीटिंग के अंदर कि हम करना चाहते हैं ताकि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो बिल्कुल ऑफिशियल है। जब इन किसान नेताओं ने कहा तो पुलिस ने भी माना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, लेकिन उन्हें किसानों का सहयोग चाहिए। दिल्ली पुलिस तैयार है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ सरकार भी तैयारी में लगी है। अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह और होम सेक्रेटरी ने दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग करके ट्रैक्टर मार्च के दौरान सुरक्षा के इंतजामात को रिव्यू किया है। दिल्ली पुलिस ने पूरे रूट पर जवानों की तैनाती कर दी है। पूरे रूट पर किसानों के ट्रैक्टर्स की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। जिन रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकलेगा वहां जनरल ट्रैफिक बंद रहेगा। ट्रैक्टर मार्च में शामिल हर व्यक्ति की पहचान हो, इसकी कोशिश की जाएगी। फेस आइडेंटिफाई करने वाले, चेहरों को पहचानने वाले कैमरे लगाए गए हैं। मतलब जितना संभव है सब किया जाएगा, लेकिन मुश्किल है कि ट्रैक्टर मार्च कोई छोटा नहीं है। किसान संगठन इसकी तैयारी कई दिन से कर रहे हैं। योगेंद्र यादव परमिशन लेटर दिखाकर दिल्ली पुलिस को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी याद तो दिला रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली पुलिस ने तो सिर्फ
12 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैक्टर मार्च की परमिशन दी है। योगेंद्र यादव उस वक्त खामोश हो गए जब उनके बगल में बैठे दर्शन पाल सिंह ने कहा, ट्रैक्टर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि किसानों का मार्च अगले 2 दिन तक चल सकता है। बड़े पैमाने पर 150,000 से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए हैं, यूथ आया है बहुत बड़े पैमाने पे। ये परेड 26 को खत्म नहीं होगी। ये लगता है जितने ट्रैक्टर हैं ये 26 को शुरू होकर 27 रात पूरी चलेगी, फिर 28 को हम फ्री होंगे, उसमें हम पूरा ये चीज को तय करेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी है संयुक्त किसान मोर्चा के ऑर्गेनाइजर्स को जो ये पूरी परेड निकाल रहे हैं। उसमें ये कहा गया है 5 घंटे दिए हैं आपको, 12 से 5 का समय, 5 घंटे 5,000 लोग और सिर्फ 5,000 ट्रैक्टर। नहीं, मुझे लगता है ऐसा बात शायद उनकी मजबूरी होगी कि ज्यादा लिख नहीं सकते, लेकिन हमारे साथ जितना भी निगोशिएशन हुआ कभी ऐसा बात नहीं आया है। तो निगोशिएशन में तो इतना ही आया है कि 2 दिन 2 रात आपका परेड चलेगा, इतने ट्रैक्टर आ गए हैं। ट्रैक्टर ज्यादा लेके आएंगे आप लोग? ट्रैक्टर ज्यादा नहीं, सभी ट्रैक्टर जाएंगे। हाँ। सभी ट्रैक्टर जब तक लास्ट ट्रैक्टर मार्च करके नहीं आएगा यात्रा जाती। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने किसान संगठनों के नेताओं के साथ दर्जनों मीटिंग्स की हैं, कई बार बात की है और किसान संगठनों को समझा दिया गया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या क्या एहतियात बरतनी है। इसके अलावा किसान संगठनों के नेताओं को उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में भी बताया गया जिनमें रिपब्लिक डे के मौके पर देश विरोधी ताकतों की साजिशों के बारे में जानकारी दी गई है। किसान संगठनों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान गड़बड़ी की कोशिश पाकिस्तान से हो रही है। 308 फर्जी ट्विटर अकाउंट की पहचान की गई है। इसी तरह फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अफवाहें फैलाने की कोशिश भी हो रही है। किसानों को झूठे मैसेज के जरिए भड़काने की कोशिश हो रही है। पुलिस को डर है किसानों के भेष में असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स ट्रैक्टर मार्च में घुसकर गड़बड़ी कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों के नेताओं को बताया है कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को क्या क्या हिदायतें देनी है। सबसे जरूरी बात यह बताई गई है कि किसी ट्रैक्टर पर कोई अनजान व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वॉलंटियर हमारे जो हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो वॉलंटियर हैं। 3,000 वॉलंटियर है तो 1,500 यानी सिक्योरिटी का होगा, 1,500 ट्रैफिक कंट्रोल का होगा। वही तो दूसरा हमारी लीडरशिप है, वो अनाउंसमेंट करेगी, अनाउंसमेंट वाली गाड़ियों में होगी लीडरशिप, तो वो अनाउंसमेंट करेगी बीच बीच में। यही है बस सर। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पत्र लिखा गया है ऑर्गेनाइजर्स को, आप संयुक्त किसान मोर्चा के, जिसमें ये भी कहा गया है कि 5 घंटे 5,000 ट्रैक्टर और 5,000 लोग ही शामिल होंगे, यानी 5 घंटे की परमिशन। नहीं, हमें कोई ऐसा लेटर नहीं मिला। हमें कोई ऐसा लेटर नहीं मिला। किसानों की ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली पुलिस भी किसानों की पूरी मदद कर रही है। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर जहां इस वक्त किसान धरना दे रहे हैं, वहां पिछले 60 दिन से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे। बॉर्डर पर कंक्रीट के भारी बैरिकेड थे, लेकिन ट्रैक्टर मार्च को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर्स के लिए रास्ता बनाया है। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने तीनों बॉर्डर्स पर एक तरफ की सड़क खोल दी है, बैरिकेड हटा दिए हैं, कंक्रीट के बोल्डर्स हटा दिए गए हैं और कटीले तार जो लगाए गए थे उनको भी निकाल दिया गया है। 26 नवंबर को हरियाणा और पंजाब के किसान जब टीकरी बॉर्डर पहुंचे थे तो उसको सील कर दिया गया था। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं किसान, उसके लिए उनको रास्ता दिया जाएगा। पहली बार वो दिल्ली की सीमा में दाखिल होंगे और यहां से कुछ आगे तक जाएंगे। जगह जगह जो है वो रोड ब्लॉक्स लगाए गए थे और उसको अब हटा लिया गया है। ये हिस्सा आप देख सकते हैं, कंक्रीट का ऐसे ब्लॉक्स हैं और उस बीच में मिट्टी भर दी गई थी कि आसानी से इसको हटाया नहीं जा सकता है। इससे पहले हरियाणा और पंजाब में कई जगह देखा गया था किसान किस तरह से ट्रैक्टर के जरिए एक एक ब्लॉक्स को हटा के आगे बढ़ रहे थे। लिहाजा यहाँ पे ये कोशिश की गई थी कि इतने लेयर्स में वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए कि किसान किसी भी तरह से दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। लेकिन अब ये पूरा स्ट्रेच जो है इसको खाली कर दिया गया है, जिससे किसान ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं और टीकरी बॉर्डर से सीधा आगे नांगलोई तक जाएंगे और वहां से नजफगढ़ होते हुए निकलेंगे। जो रूट इनको निर्धारित किया गया है इनके लिए, वो इसी रूट पे जाएंगे। आप ये देखिए, तमाम ऐसे ब्लॉक्स हैं जो लगाए गए थे यहाँ पे सड़क पे। बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के लिए कल मुश्किल का वक्त है, क्योंकि एक तरफ रिपब्लिक डे परेड है जिसके लिए हमेशा
भारी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। दूसरे से ट्रैक्टर परेड है, इसके लिए भी सिक्योरिटी के इंतजाम करे गए हैं। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। दिल्ली पुलिस के चीफ एसएन श्रीवास्तव खुद इंतजामात पर नजर रखे हुए हैं। पिछले 6-7 दिनों से बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। इन सारे रूट पे हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से वो जाएं और हमने उनको साथ में ले जा कर के रूट भी दिखा दिया है। रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है उस पर कुछ उसका फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। मैं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस की अप्रोच तो पॉजिटिव है। उन्होंने किसान संगठनों की बात मानी है, उनके साथ मिलकर प्लान बनाया है। लेकिन मुश्किल है कि किसान संगठनों में ट्रैक्टर मार्च के रूट को लेकर एक राय नहीं है। किसान संगठनों में मतभेद है क्योंकि कोई एक नेता नहीं है, एक संगठन नहीं है। आज कई संगठन संयुक्त मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। इन किसान संगठनों ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रूट तय किया गया है उस पर ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा नहीं लेंगे। वो कम से कम 1000 ट्रैक्टर के साथ आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 3-4 किसान संगठनों के नेताओं ने आज ऐलान कर दिया कि वो अपनी मर्जी के रूट पर ही ट्रैक्टर मार्च करेंगे। अपनी मांग को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर आज दिल्ली पुलिस के अफसरों से मिले। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस ने रिंग रोड पर मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया, लेकिन सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जो तय किया है वो उसी के मुताबिक मार्च करेंगे। भाई हम उससे रिक्वेस्ट करके आए कि आप जो दिल्ली के अंदर रिंग रोड है वो हमें मुहैया करवा दें। अगर पुलिस आपको कल रोकेगी जो कि संभावित है तो क्या आप वहाँ पे रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे? देखिए मैं कहता हूँ ये पुलिस ने क्या करना उनका निर्णय है। हम जो प्रोग्राम पहले ऐलान हुआ सभी यूनियन का उसमें से प्रोग्राम पे करेंगे। क्या आप अकेले हैं या कुछ और जत्थेबंदी भी? और भी हमारे पास 4 संगठन है। भी जहाँ हमने ऐलान किया है उसी रोड के ऊपर हम पीसफुली जाएंगे। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ नहीं हैगा। संयुक्त मोर्चे को अपना प्रोग्राम करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं। हमें अपना प्रोग्राम करने का अधिकार है, मैंने साफ कर दिया। तो हम जो रूट पहले बोला गया था संयुक्त मोर्चा और सभी यूनियन की ओर से, हम वो रूट मांगने की विनती करेंगे और उस रूट पर ही प्रोग्राम करेंगे। आप समझ सकते हैं झगड़ा इस बात का है कि एक प्रोग्राम किसानों ने पहले तय किया था, लेकिन जब पुलिस के साथ 10-12 बार मीटिंग हुई तो एक रूट तय कर लिया गया। लेकिन राष्ट्रीय किसान संगठन नेता परमजीत सिंह भी ऐसे नेताओं में शामिल हैं जो कह रहे हैं कि कल दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच जो रूट तय हुआ है, जिस पर सहमति बनी है, वो उस पर एग्री नहीं करते। इसलिए जिस रूट का ऐलान किसानों ने पहले किया था वो उसी पर परेड निकालेंगे। हम लोग के जो पहले फैसला हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक में वो ये हुआ था कि रिंग रोड पर जाना है, लेकिन कल फाइनल जो टीवी में आया है कि उसके अनुसार कि जो रूट दिया गया है वो मात्र 14 किलोमीटर का है रिंग रोड का, और इसके कारण लेके हम लोग इससे सहमत नहीं है। तो हम लोग पिछली जो सबसे पहले जो ऑफर किया गया था गवर्नमेंट को कि हम जाना है, उसी पे हम लोग कायम है। अभी तक इस बात से लेके अवगत करा दिए गए हैं। शाजापुर पर भी हमारे संगठन का ट्रैक्टर है, वहाँ से भी जैसे यहाँ से निर्णय हो जाएगा उनको उसी रूट पे आने को बोला जाएगा।
ये अच्छी बात है कि पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च को रोकने की कोशिश नहीं की, उनसे बात की, कई बार बात की, रास्ता निकाला। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को अनुशासित तरीके से एक तय रास्ते पर निकालने की इजाजत दी गई। पुलिस को एहसास था कि पाबंदी लगाने से, ट्रैक्टर मार्च रोकने से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। किसानों के मामले में पुलिस ने अब तक संयम बरता है, किसानों पर फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। और साथ साथ किसान नेताओं को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए, उन्होंने पुलिस से बात करके दिल्ली के बाहरी रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर सहमति जताई, ट्रैक्टर पर आने वाले किसानों को हिदायतें दी, वॉलंटियर्स तैनात किए ताकि किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सके। क्योंकि संयुक्त मोर्चा के जो किसान नेता हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर हिंसा हुई, शांति भंग हुई तो नुकसान किसानों के आंदोलन को होगा। लेकिन अब सब जानते हैं किसी भी आंदोलन में शरारती लोग होते हैं। जो लोग बात नहीं मान रहे उनकी बात भी मैंने आपको सुनवाई है, जो अनुशासन तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए पुलिस को और किसान नेताओं को, दोनों को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हालांकि आज शाम को कई किसान नेताओं ने आगे का जो प्रोग्राम बताया वो सुनेंगे तो और चिंता हो जाएगी। असल में ट्रैक्टर मार्च खत्म होने के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। ट्रैक्टर मार्च खत्म होने के बाद किसानों का आंदोलन तो चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा, लेकिन दिल्ली से सब वापस चले जाएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा। आज कहा गया कि 1 फरवरी से पार्लियामेंट पर मार्च करने की तैयारी की गई है। हम जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है, उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन 1 तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे। बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं, यहाँ रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे, और भी लोग आएंगे और बड़े पैमाने पर जनता इसकी जो निटी ग्रिटी है, जो बहुत डिटेल्स है, वो कैसे जाना है, किधर को जाना है, ये सब जो चीजें हैं ये हम तय करेंगे आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में 26 परेड के बाद। आंदोलन को सही ढंग से पीसफुल रह के इसकी सफलता के लिए काम करें। पीसफुल रहेंगे तो हम जीतेंगे, अगर वायलेंट हुए तो मोदी जीतेगा। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है, हम डिटरमिन्ड हैं। इधर उधर की गई है। एक बात तो यह है कि जो किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे वो बॉर्डर पर बैठ जाएंगे जैसा पुलिस के साथ तय हुआ है, लेकिन आपने दूसरे नेताओं की बात भी सुनी। उनकी बात सुनकर आशंका होती है कि ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो किसान दिल्ली आएंगे उनमें से कुछ तय प्रोग्राम के मुताबिक वापस नहीं जाएंगे और दिल्ली में रुककर टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड 2 दिन और 2 रात चलेगी और फिर 1 फरवरी को पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश करेंगे। आप इसके पीछे की बात समझ सकते हैं। इसलिए सब कुछ तय हो जाने के बाद आखिरी मिनट पर इस तरह का ऐलान करने वाले नेता किसानों की हितैषी तो नहीं कहा जा सकते। पुलिस से बातचीत के बाद जो रूट तय हुआ, जो प्रोग्राम तय हुआ, उस पर टिके रहने में सबकी भलाई है। किसान अपनी ताकत दिखा सकेंगे और शांति भी बनी रहेगी। लेकिन सच कुछ और है। इस आंदोलन का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक ताकतें तैयार हैं और जब पॉलिटिकल पार्टियां हावी हो जाती हैं तो फिर मंशा पर शक होता है। किसान संगठनों के आंदोलन पर बहुत से लोगों की, बहुत सी पार्टियों की निगाहें हैं। देश विरोधी ताकतें हैं, वो रिपब्लिक डे के परेड के वक्त किसानों के ट्रैक्टर मार्च के जरिए गड़बड़ी कर सकती हैं और दूसरी तरफ जो लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, एंटी मोदी मोर्चे के नेता हैं, वो किसानों के आंदोलन को मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में, अपनी ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। यह सही है कि किसान संगठनों और किसान नेताओं ने बार बार कोशिश की है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने आंदोलन से दूर रखा जाए ताकि आंदोलन की क्रेडिबिलिटी बनी रहे।
उन्होंने आंदोलन के मंच पर नेताओं को चढ़ने नहीं दिया, ट्रैक्टर पर भी राजनेताओं को नहीं बैठने दिया। लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस आंदोलन में पूरी तरह घुसपैठ कर ली है। वो किसान नेताओं से कहीं ज्यादा अनुभवी और तेज है। पहला सबूत महाराष्ट्र से मिला। किसानों के आंदोलन के नाम पर सारे मोदी विरोधी इकट्ठे हुए, लेफ्ट के झंडे, कांग्रेस के वर्कर और एनसीपी के नेता। आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से हजारों लोग मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा हुए। बड़ी बात है कि 60 दिन के किसान आंदोलन में यह पहला मौका था जब सियासी नेता खुलकर सामने आ गए। शरद पवार इस प्रोग्राम को लीड करने के लिए पहुंचे। पूरे महाराष्ट्र से लोगों को मुंबई लाया गया। ज्यादातर लोगों के हाथ में वामपंथी दलों के, लेफ्ट पार्टीज के लाल झंडे थे। ज्यादातर लोग लाल सलाम वाले थे, उनका काडर थे। कांग्रेस और एनसीपी के नेता भीड़ को आजाद मैदान तक ले गए। वहां रैली हुई, भाषण हुए और उसके बाद काफिला राजभवन की तरफ निकला। चूंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज गोवा में थे, शरद पवार ने इसे भी इशू बनाया। पवार ने कहा वो हैरान है, गवर्नर के पास कंगना रनौत से मिलने के लिए टाइम है, लेकिन किसानों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। शरद पवार ने कहा सरकार कह रही है कि दिल्ली में सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या पंजाब पाकिस्तान में है? क्या पंजाब के किसानों की बात सुनने की जरूरत नहीं है? काफी एग्रेसिव थे शरद पवार। आणि त्याचं महत्वाचं कारण ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे त्यांना या देशातल्या कष्टकऱ्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या बद्दलची कवडीची आस्था नाही। आपण बघतो 7 दिवस झाले उन्हातानाचा थंडी वाऱ्याचा विचार न करता तो पंजाब मधला, तो हरियाणातला, तो वेस्टर्न यूपीचा। शरद पवार कृषि मंत्री रहे हैं। 3 कृषि कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उसके हिमायती रहे हैं। वो खुद ये बदलाव करना चाहते थे, इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन अब मौका देखकर उन्होंने आंखें फेर ली हैं। वो भी मोदी विरोध में मगन है। आजाद मैदान से आंदोलन करने वाले लोग राजभवन की तरफ बढ़े। पुलिस ने रास्ते में रोका तो पुलिस के साथ झड़प हुई। और गौर करने वाली बात है कि यहां भी ज्यादातर लोग लाल झंडे वाले थे, लेकिन इनका नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस और एनसीपी के नेता। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने राजभवन में नहीं है, बावजूद इसके रैली खत्म होने के बाद किसान नेता और तमाम सियासी दलों के नेता अब राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों के नेता कम, लेकिन उनके साथ जो सियासी दल के नेता यहाँ पर आए थे उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर है, जो अब धीरे धीरे मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने जो है राजभवन तक जाने की इजाज़त नहीं दी है, बावजूद इसके ये जो नेता है वो अपने सियासी हित साधने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें कहां तक जाने की इजाज़त दी जाएगी ये अब तक साफ नहीं है। हम चलते हैं अंदर और बात करने की कोशिश करते हैं नेताओं से कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर नेता है, आपसे जानना चाहेंगे, भगत सिंह तो नहीं है, कोश्यारी नहीं है, फिर आप कहाँ जा रहे, किससे मिलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये किसानों की आवाज मोदी सरकार को सुननी पड़ेगी। राज्यपाल भाग नहीं सकते। जहां तक बात है उन्होंने पीठ दिखाई है, निश्चित तौर पर यह है कि कंगना के लिए उनको समय है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। यह बहुत ही अफसोसपूर्ण चित्र ये देश पे दिखाई दे रहा है। राज्यपाल तो नहीं है राजभवन में, फिर किससे मिलने जा रहे हैं वहां पर? देखिए, दुर्भाग्य है देश के लोकतंत्र का, आम जनता का, महाराष्ट्र के किसानों का एक अपमान है एक तरह से। जब पहले ही राजभवन में माननीय राज्यपाल को सूचना दी गई थी तो हमें उम्मीद थी कि वो हमारा महाराष्ट्र के किसानों का आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने किसानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया है। नहीं, हाईजैक करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा कांग्रेस पार्टी शुरू से, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के सांसदों ने पहले दिन से इस बिल का विरोध किया है और ये मोर्चा संयुक्त किसान सभा द्वारा आयोजित मोर्चा है। हम लोगों ने समर्थन दिया। जहां तक गवर्नर के भाग जाने की बात है तो मैंने इसके बारे में पता किया।
जानकारी ये मिली कि जो इल्जाम लगाए गए वो तो गलत है। राज्यपाल का गोवा जाने का प्रोग्राम पहले से फिक्स था। क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी के पास आजकल गोवा का एडिशनल चार्ज है, इसलिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें गोवा में रहना था। ये जानकारी आंदोलन के नेताओं को 22 जनवरी को ही दे दी गई थी। इसके बाद फोन पर मैसेज के जरिए और चिट्ठी भेजकर बता दिया गया था कि 25 जनवरी को गवर्नर ज्ञापन सौंपने वाले नेताओं से खुद नहीं मिल पाएंगे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही ज्ञापन लेंगे। ऐसे में गवर्नर पर इल्जाम लगाना तो ठीक नहीं है। हालांकि मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना के नेता आज आजाद मैदान में एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ नहीं दिखाई दिए। आज संजय राउत ने महाराष्ट्र में हो रही रैली की बात नहीं की, दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन की बात की। कहा अगर सरकार को किसानों की फिक्र है तो सरकार 10 राउंड की मीटिंग करने के बजाय कृषि कानूनों को रद्द कर देती। मुंबई में किसान हजारों की तादाद में आया है, बहुत नेता उसमें शामिल होंगे, सच है। लेकिन पंजाब हरियाणा का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डट कर लड़ रहा है और राउंड पे राउंड चर्चा चल रही है, जैसे कोई नया कीर्तिमान प्रस्थापित करने जा रहे हैं। देखिए, किसानों का अगर मामला है, उनकी मांगे सही है, आप मानते हो, तो पहले राउंड में ही आप उनको न्याय देना चाहिए। कोई अदृश्य शक्ति है, कोई चाहते हैं कि किसानों को न्याय न मिले, इस देश में अस्थिरता और अशांतता का माहौल बन जाए और अपने अपने राजनीतिक रुपया सेकने का एक वातावरण बन जाए, इस देश के लिए ठीक नहीं है। और ये बात किसी से छिपे नहीं है कि किसानों का आंदोलन मोदी विरोधी मुद्दा बन गया है, सियासी आंदोलन बन गया है। नेताओं की घुसपैठ आंदोलन में पूरी तरह है। और यह भी सही है कि किसानों के मुद्दे पर शिवसेना शुरू से कंफ्यूज्ड है। लोकसभा में शिवसेना ने कृषि कानूनों के पक्ष में वोट दिया था और राज्यसभा में कांग्रेस के प्रेशर में आकर गैर हाजिर हो गए। इसलिए शिवसेना के बारे में इस मुद्दे पर क्या कहें। लेकिन यह बात सही है कि कांग्रेस और एनसीपी ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। और यह बात आज देवेंद्र फडणवीस ने भी कही कि कुछ पार्टियां ये ढोंगबाजी कर रही है, उनके नेता गुमराह कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कहीं पर भी किसानों ने इतने दिनों में कोई आंदोलन नहीं किया। कुछ पार्टियां कुछ लोगों को गुमराह करके आंदोलन करने की कोशिश कर रही है, पर किसानों का इसको कोई समर्थन महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस एनसीपी ने 2006 में महाराष्ट्र में जो कंत्राटी खेती है उसको मान्यता दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मान्यता दी। तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बने तो ठीक, और केंद्र सरकार बनाए तो गलत। ये जिस प्रकार की दोगली भूमिका है, इतना ही नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने तो 2019 के अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि देश में अगर उनकी सरकार आएगी तो देश में जो कृषि उपज मंडियां है उनको रद्द कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोगली भूमिका लेने वाले बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों का इसको कोई समर्थन नहीं है। आज तमिलनाडु में राहुल गांधी कृषि कानूनों पर बोले। आज ही कोलकाता में ममता बनर्जी कृषि कानूनों पर बोली। उनकी पार्टी के नेताओं ने आज किसान आंदोलन पर मीडिया से बात की। महाराष्ट्र से राजू शेट्टी निकले, नासिक से ट्रैक्टर मार्च लेकर। शरद पवार, बाला साहब थोराट हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर किसान आंदोलन के सपोर्ट में मुंबई के आजाद मैदान में दिखाई दिए। यह सब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, सोची समझी रणनीति है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च की आड़ में देश विरोधी ताकतें और नरेंद्र मोदी को दुश्मन मानने वाले लोग अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जो देश के दुश्मन हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनकी साजिशों को तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम करेंगी। लेकिन उन लोगों का क्या करें, उन्हें कौन रोके जो अपने हैं, जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं, लेकिन
नरेंद्र मोदी के विरोध में वो गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है जब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, देश के सम्मान का हो, हमारे जाबाज बहादुरों का हो, हमारी सेनाओं का हो, तो फिर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। इस बार जिन लोगों को पद्म पुरस्कार देने का फैसला किया गया उनमें कई विरोधी दलों के नेताओं के नाम हैं। इस बार कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलेंगे। 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सबसे बड़ा नाम है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का। शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पुरातत्व विभाग के पूर्व डीजी बीबी लाल को भी पद्म विभूषण मिलेगा। बीबी लाल की अगुवाई में अयोध्या में पहली बार खुदाई हुई थी जिसमें मंदिर के अवशेष मिले थे। अब से थोड़ी देर पहले जो लिस्ट आई है उसमें असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई का नाम भी है। तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को पद्म भूषण दिया जाएगा। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल, मुस्लिम धर्म के गुरु कल्बे सादिक, इन तीनों को मरणोपरांत पद्म भूषण और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, इन सबको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पद्म पुरस्कारों के लिए लोगों के चयन में पारदर्शिता बरती है, जिस तरह के लोगों को सम्मानित करना शुरू किया है, उनसे इन पुरस्कारों का मान बढ़ा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। पश्चिम बंगाल की सियासत में पूरी गर्मी है। ममता बनर्जी इस बात से परेशान है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके सामने जय श्री राम के नारे को लगाते हैं और पहले भी ममता ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है। आज फिर उन्होंने बीजेपी पर इसी मुद्दे पर हमला किया। आपको याद होगा 2 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के प्रोग्राम में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। ममता ने नाराजगी जाहिर की थी और भाषण देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री इसे बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया। अब ममता उसका जवाब दे रही हैं। आज ममता ने कहा कि बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी सब एक हो गए हैं, सब एक होकर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हुगली में एक पब्लिक मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सरकारी प्रोग्राम में उन्हें बुलाकर बेइज्जत करना, अपमानित करना ठीक नहीं है। नेताजी की जयंती पर जो हुआ उसे बंगाल का अपमान माना जाएगा। जो लोग बंगाल की संस्कृति नहीं जानते उन्हें बैलेट से जवाब दिया जाएगा। नेताजी सुभाषचंद्र बोस हमारे सबार नेता, सबार, सारा देशेर, सारा विश्वेर अनेक जगह तार प्रोग्रामे गेलाम, एत बड़ साहस कयेकटा গর্ধগদ্দার দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসে, ওরা আমায় চেনে না, কিন্তু আমায় যদি তুমি বন্দুক দেখিয়েছো আমি কিন্তু বন্দুকের সিন্দুক দেখাবো। আমায় যদি বন্দুক দেখিয়েছো আমি সিন্দুক ভরা বন্দুকের সিন্দুক দেখাবো। কারণ আমি সত্যিকারের বন্দুকে বিশ্বাস করি না, আমি রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। রাজনীতি দিয়ে আমি এর প্রত্যুত্তর নেব। আমি তো বললাম যে তোমরা এসছো আমি ধন্য, কিন্তু তোমরা এটা ভেবো না তুমি যদি নেতাজি নেতাজি করতে আমি তোমাদের স্যালুট জানাতাম। তা না করে যা করেছো, বাংলাকে অপমান করেছো, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान करेছো। जय श्री राम के नारे के जवाब में ममता ने नारा दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तृणमूल कांग्रेस घरे घरे। हुबली में ममता ने कहा जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो पार्टी वैसे ही टिकट नहीं देने वाली थी। কেউ কেউ লোভী আছে,
কেউ কেউ ভোগী আছে, ভাবছে একটু বিজেপিতে গিয়ে নাম লেখাও। আমি বলি ভালো করে লেখাও, এরপর আর তৃণমূলে আসবার চেষ্টা করবে না, আমরা তোমাদের নেব না। তৃণমূল তোমাদের টিকিট দিত না, তাই পালিয়ে যাচ্ছ ভয়ে। সেই জন্য যাদের ভয় আছে তারা পালাচ্ছে, এবং যারা পালাচ্ছে বলুন তাড়াতাড়ি ল্যাজ গুটিয়ে পালাও। আর সাথে সাথে যাওয়ার সময় ল্যাজে একটা ওই লঙ্কা কাণ্ডের মতো একটা কিছু লাগাও, যেটা নিয়ে তাণ্ডব করে ঘুরে বেড়াও। তাণ্ডব করা ছাড়া তো বিজেপির কোনো কাজ নেই, হিংসা ছাড়া কোনো কাজ নেই। আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। लेकिन बीजेपी को तो इशू मिल गया है। आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता बनर्जी श्री राम का जितना अपमान करेंगी उन्हें उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज हम लोग का दिल में है, भारत का शान है, मान है, पूज्य पाठ है। जितना उसका खिलाफ बोलेगा उसका भारत के असम्मान होगा, इसका सीधे सीधे असर चुनाव में पड़ेगा। बीजेपी की कोशिश है कि ममता को एंटी हिंदू और मुसलमानों के रहनुमा बता दिया जाए, और ये उनकी कैंपेन में शामिल है। ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी बता रही हैं और अपने आप को सर्वधर्म सम्मान करने वाली बता रही हैं। दोनों अपनी अपनी कोशिशों में लगे, लेकिन ममता की मुश्किल ये है उनकी अपनी ही पार्टी के लोग आज उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हें टैकल करना उनके लिए बड़ा चैलेंज है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक अच्छी खबर आई, इसके बारे में बात करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आज बहुत दिन बाद एक अच्छी खबर आई, और यह खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। भारत बायोटेक ने एमयू के मेडिकल कॉलेज की जमकर तारीफ की है, यूनिवर्सिटी को एप्रिसिएशन लेटर दिया है। और एमयू की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में एमयू ने बेहतरीन काम किया। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के लिए 1000 वॉलंटियर्स का तय वक्त में इंतजाम किया। सभी 1000 लोगों पर टीके का ट्रायल हो गया, और यह बड़ी बात इसलिए क्योंकि हमारी स्वदेशी वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। खासतौर पर कुछ मौलानाओं ने कहा था कि वैक्सीन इस्तेमाल करने से पहले ये जांच करेंगे कि इसमें सूअर का मांस तो नहीं है। कुछ लोगों ने यह कह दिया था कि वैक्सीन लगाने से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए वैक्सीन का बॉयकॉट कर देना चाहिए। लेकिन इन सब अफवाहों के बीच 2 महीने के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने तीसरे फेज के ट्रायल के लिए न सिर्फ 1000 लोगों का इंतजाम किया, बल्कि ट्रायल के प्रोसेस को पूरा किया। कोई वैक्सीन के ट्रायल से पीछे नहीं हटा, ये बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके कहना चाहिए जो मिथ थी, बहुत से मिथ थी, उसमें जैसे कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें ये बता दें इनफर्टिलिटी हो सकती है या दूसरी तरह से ये र्यूमर मॉन्गरिंग्स थी, तो उस मिथ को तोड़ा है। और इसमें हर जाति, हर समुदाय, हर वेश, हर भूषा, हर धर्म के आदमी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हर एज ग्रुप के इसमें लोगों को टारगेट किया गया। ये मोरल हाई करता है जो हमारी जो नेशनल कमिटमेंट है, हम यही खिदमत आगे भी अंजाम करते रहेंगे। और बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल हमारे यहाँ पर है जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, और इसी का ये नतीजा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक मिसाल कायम की है, गंभीरता से काम किया, स्वदेशी वैक्सीन के डेवलपमेंट में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और ये वाकई में काबिल तारीफ है। एमयू के इस योगदान से वैक्सीन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा, कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती मिलेगी, और आत्मनिर्भर भारत का नरेंद्र मोदी का अभियान आगे बढ़ेगा। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच कल 72वें गणतंत्र दिवस का समारोह कई मायनों में अलग होगा। बहुत सारी पाबंदियां होंगी, लोगों को राजपथ पर जाकर भारत की ताकत देखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया टीवी पर आप रिपब्लिक डे परेड लाइव देख सकते हैं। इसके साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको परेड में शामिल टैंक्स, हथियारों और एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। इंडिया टीवी पर यह कवरेज सुबह 6 बजे से शुरू होगी, तो जरूर देखिए रिपब्लिक डे स्पेशल कवरेज। जय हिंद।